तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसा नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। तो जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करना है वो स्टडी करना है चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज इज एट रेस्ट, इसके बारे में पूरा एनालाइज करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चार्ज इज एट रेस्ट। बेसिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम चार्ज के बारे में समझ लेते हैं। चार्ज है क्या? चार्ज से रिलेटेड कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, इसमें ज़्यादा कहानी नहीं सुनाऊंगा, सिंपल से पॉइंट है, वो चार्ज के बारे में समझ लेते हैं। तो चार्ज बेसिकली क्या है कि चार्ज जो है वो इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, देयर आर मैनी एक्सपेरिमेंट्स, उसके बेसिस पे बिहेवियर, चार्ज के बिहेवियर को एनालाइज किया गया। तो जो ऑब्जर्व किया गया उसमें दो टाइप के बिहेवियर पाए गए। अब स्पेसिफाई नहीं किया कि क्या किसका बिहेवियर है, दो टाइप के बिहेवियर थे, जिसमें से एक टाइप के बिहेवियर को पॉजिटिव चार्ज बोल दिया और दूसरे टाइप के बिहेवियर रखने वाले मटेरियल को जो था जिसमें चार्ज था उसको नेगेटिव बोल दिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, charge are divided into two categories. There are two type of charge. Two type of charge. फर्स्ट चार्ज को बोल दिया पॉजिटिव चार्ज, एक टाइप के बिहेवियर को, और जो उससे अपोजिट बिहेवियर रख रहा था उसको नेगेटिव चार्ज बोल दिया। तो ये ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली, और एक टाइप के बिहेवियर को पॉजिटिव, दूसरे टाइप के बिहेवियर को नेगेटिव। दूसरा जो ऑब्जर्व किया गया उनके बिहेवियर में, ये देखा गया कि जो सेम टाइप का बिहेवियर था, सेम टाइप के बिहेवियर वाले चार्जेस थे, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, और जो डिफरेंट बिहेवियर वाले, मतलब एक पॉजिटिव यदि दूसरा नेगेटिव है, तो आपस में क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे। मतलब पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन एक्सपीरियंस किया जा रहा था, और नेगेटिव के बीच में भी रिपल्सन एक्सपीरियंस किया जा रहा था, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं तो उनमें अट्रैक्शन ऑब्जर्व किया जा रहा था। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ये ऑब्जर्व किया गया कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस repel each other. repel each other. ऐसा हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है, ऐसे ही नहीं रैंडमली बोला गया है। साथ में अभी तक की एक्सपेरिमेंट जितनी भी रिसर्च के हिसाब से बात करें तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है वो मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। वैसे इससे भी अभी लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से और भी इलेक्ट्रॉन से भी छोटा यूनिट है जिसको क्वार्क बोलते हैं, लेकिन अभी उसको स्टडी में लेके नहीं आए क्योंकि उसमें अभी कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा है, उसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, या साइंटिस्ट लोग अभी उसमें एग्री नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक की रिसर्च के हिसाब से जो फुल प्रूफ बोला गया है वो बोला गया है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका वैल्यू कितना हो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अभी तक के पॉजिटिव चार्ज मॉड इसलिए लिया कि पॉजिटिव चार्ज के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव हो जाएगा, और जो कूलम है इट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व की गई चार्ज के बारे में कि टोटल चार्ज जो यूनिवर्स का है वो कंजर्व है, विच इज इक्वल टू 0। टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड विच इज इक्वल टू
0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि टोटल चार्ज यूनिवर्स में 0 है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है यूनिवर्स में उतना ही अमाउंट नेगेटिव चार्ज है। इसका सिंपल सा ये मतलब है। एक और ऑब्जर्व किया कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब है जो टोटल चार्ज होगा वो प्लस माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वेयर n इज द इंटीजर। इंटीजर मतलब कहने का ये है कि जो टोटल चार्ज होगा वो 2 टाइम ऑफ E के बराबर होगा, चार्ज ऑफ E के बराबर होगा, या 3 टाइम या 4 टाइम या 5 टाइम। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जो टोटल चार्ज है वो 1.5 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो। मतलब इलेक्ट्रॉन को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, और जो भी चार्ज होगा वो टोटल चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज के फॉर्म में होगा। पॉजिटिव चार्ज केस में पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव चार्ज केस में नेगेटिव ले लेंगे। तो कुछ ये जनरल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द चार्ज हैं जो हमने डिस्कस की हैं। ज्यादा हम इसमें ज्यादा कहानी डिस्कस नहीं करने वाले, बाकी जहां जहां जो जो प्रॉपर्टी आती जाएंगी वो हम डिस्कस करते जाएंगे। अब आते हैं जो फर्स्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, कूलम्स लॉ। तो फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ चैप्टर में आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में कूलम साइंटिस्ट का नाम है, उसने उसका स्टेटमेंट है, उसने जैसे भी एक्सपेरिमेंटली किया उसने बताया कि इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, लेट्स से प्लस Q1 है और ये आपका प्लस Q2 है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे और नोट्स बनाते जाइए। प्लस Q1 चार्ज और प्लस Q2 चार्ज उसने ये ऑब्जर्व किया। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ उसने जो ऑब्जर्व किया और वही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। उसने बोला इफ देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड बाय सम सेपरेशन स्मॉल r, देन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस। यहां पर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं बोल रहा हूं, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो उसने बोला जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है। तो मॉड ऑफ Q1 इसका मैग्नीट्यूड और दूसरे का मैग्नीट्यूड, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये पहला स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स है कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। जो सेकेंड स्टेटमेंट उसने बोला कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम है। इट इज द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स। उसने बोला है, हमें मानना है भाई, नहीं तो आप बता दो। फिर आप यदि कोई इसमें कुछ आपको गलत लग रहा है तो आप उसको सही प्रूव कर दो, तो आपका लॉ मान लिया जाएगा। यदि आप नहीं कर सकते तो कूलम ने जो बोला उसको आपको एक्सेप्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ कूलम, from equation first and second, force of interaction is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square। यहां से force of interaction is equal to K Q1 Q2 divided by R square। ये जो आया ये है magnitude of force of interaction। magnitude of force of interaction between Q1 and Q2। इसको थोड़ा बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं थोड़ा सा। यहां पर जो है जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आया हमारे पास F इज इक्वल टू K Q1 Q2 divided by R square। Q1 and Q2, these are the magnitude of individual charges।
मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। आर के बारे में पता है, यह है सेपरेशन बिटवीन देम। के जो आया यह है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब थोड़ा सा के बारे में समझना है। के का जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट। हो सकता है इन सिंबल आपके लिए नए हो, लेकिन इनको समझते हैं अभी थोड़ा सा, इनके बारे में डिटेल में जाएंगे आगे। एप्सिलॉन नॉट, इसको सिंपली ऐसे बोल सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन इज इक्वल टू लिख सकता हूं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन के बारे में इनका नामकरण पहले कर लेते हैं, इनको बोलते क्या है। ये है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच दिस सिस्टम इज प्लेस्ड। ये क्या है? परमिटिविटी, समझते हैं अभी। परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन विच सिस्टम इज प्लेस्ड। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बहुत धीरे धीरे समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्री स्पेस और वैक्यूम। एप्सिलॉन आर जो है इसको बोला गया है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, सब डिटेल में जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इन विच सिस्टम इज प्लेस्ड। अभी परमिटिविटी के बारे में या रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में ज्यादा कुछ हमें जानना नहीं है। आगे आएगा जो हम डिफाइन करेंगे, इसको बहुत प्रॉपरली या डिटेल में डिफाइन करेंगे। अभी सिर्फ ये मानो कि ये जो के था ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, जिसमें से एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है और जिसका वैल्यू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। बस आपके लिए ये एक कांस्टेंट है, लेकिन इसमें जो परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है, इसलिए बोल रहा हूं अभी मैं यहां पर डिस्कस नहीं करना चाह रहा, नहीं तो फिर उसमें आ जाएंगे कूलम्स लॉ छोड़ के। तो जो परमिटिविटी का वैल्यू है एप्सिलॉन का वैल्यू, या ऐसे बात करें एप्सिलॉन आर का वैल्यू, उसका जो रेंज है वो आपका इन्फिनिटी से 1 के बीच में लाई करता है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है? इन्फिनिटी से 1 के बीच में लाई करता है। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम का वैल्यू यहां से यहां तक लाई करता है। ये प्रूव भी करेंगे यार। और ये है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम जहां पे ये सिस्टम प्लेस्ड है। यदि एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 हो जाए तो बोलते हैं सिस्टम जो है वो फ्री स्पेस में रखा हुआ है या वैक्यूम में है, कोई दूसरा मीडियम वहां पर नहीं है, फ्री स्पेस है। मतलब एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, इसका मतलब है फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में मीडियम रखा हुआ है, वो सिस्टम रखा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ जब सिस्टम फ्री स्पेस में रखा होगा तब जो वैल्यू ऑफ के होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और एप्सिलॉन नॉट का एक फिक्स वैल्यू होता है 9 पॉइंट समथिंग, वो आप देख लेना। अभी यहां पे अभी लिख देंगे, यहां पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, और यदि किसी मीडियम में होगा तो उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन होगा। इफ सिस्टम इज प्लेस्ड, इफ system is placed in some medium then dielectric constant
कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी गिवन और its value is different for different medium. Its value is different for different medium. For different medium. तो डिफरेंट मीडियम के लिए k का एप्सिलॉन आर का वैल्यू डिफरेंट होगा, तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो ये भी किस पर डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। मतलब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मीडियम। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ जो k है इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, universal constant, its value depends on medium in which system is placed. तो अभी सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है इस k के बारे में। और ये जो कांस्टेंट आया एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आर को बोल सकते हैं, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने सिर्फ यही किया है कि इनका नामकरण किया है और ये वेरी कैसे करता है उसके बारे में डिस्कस किया है। इसका वैल्यू चेंज होता है और ये किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और रिलेटिव परमिटिविटी को भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सिंपल सा हमने डिस्कस किया कूलम्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है और इसके जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसके बारे में पूरा एनालाइज किया। अब दोबारा से आते हैं हम इसी फोर्स पे। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। अभी तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में एनालाइज किया, तो हमने अभी कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकाला। अब ये जो चार्जेस हैं, जो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। इनके बारे में बहुत अच्छे से समझा हमने कि ये मैग्नीट्यूड है, Q1 भी इसका मैग्नीट्यूड है, Q2 भी इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब साइन वगैरह नहीं रखा है। K के बारे में समझ लिया, R सेपरेशन बिटवीन दैम। अब ये जो चार्जेस हैं ये फोर्स एक्सपीरियंस क्यों कर रहे हैं? जैसा आपने ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ा था कि यदि कोई मास है, यदि मैं यहां से रिलीज करता हूं तो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ वो अट्रैक्ट होता है। वो इस वजह से अट्रैक्ट होता है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ के सराउंडिंग में है और अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड का जो इफेक्ट है, वो स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा है। तो कोई भी मास है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फील्ड जो है वो फील्ड फोर्स लगाता है। दैट्स वाई कोई भी ऑब्जेक्ट, मासिव ऑब्जेक्ट है, वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ अट्रैक्ट हो रहा है। आपने देखा होगा जब स्पेस में जाते हैं वो साइंटिस्ट वगैरह, और जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है या इंटरस्टेलर स्पेस है, वहां पर वो फ्लोट करते हैं, वहां पर कहीं अट्रैक्ट नहीं होते। वहां पर थोड़ा सा पुश कर दिया और फ्लोट हो गए, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, दैट्स वाई वहां पर वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। मतलब कोई भी चार्ज, यदि Q1 चार्ज यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसका रीजन ये है कि Q1 किसी न किसी एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, किसी न किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। सिमिलरली यदि Q2 भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो भी किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, तभी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे मास है वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ अट्रैक्ट हो रहा है, तो जो ये मास है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ऐसे ही यहां पर है जो Q1 है वो Q2 की भाई Q2 जो है वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो Q1 जो है वो Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और ये लाइट चार्ज अगर किया तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो Q1 को रिपेल कर रही है। क्या कर रही है? रिपेल कर रही है। तो जो Q1 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो Q1
रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो क्योंकि दोनों का कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो ये जो आएगा ये फोर्स ऑन चार्ज 1 आएगा ड्यू टू 2, तो इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। जरा इसको देखें, तो ये जो Q2 है वो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो जो Q2 रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा, तो ये जो होगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 का डायरेक्शन ये होगा। तो ये हमने इंडिविजुअल चार्जेस में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वो यहां पर डिस्कस किया। अच्छा, यदि दो चार्जेस ना होके सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड चार्ज होता, जैसे मैंने बात की कि कोई साइंटिस्ट है वो इंटरस्टेलर स्पेस में जहां पर ग्रेविटी नहीं है तो वहां फ्लोट करता रहता है, मतलब वो किसी दूसरे की ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है। सिमिलरली यदि चार्ज आइसोलेटेड चार्ज होता, उसको सराउंडिंग में कोई चार्ज नहीं है दूर दूर तक, इन्फिनिटी तक, तो वो किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। मतलब यहां से एक पॉइंट और कंक्लूड होकर आया कि आइसोलेटेड चार्ज will never experience electric force, will never experience electric force। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बात तो क्लियर है, यदि आइसोलेटेड होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं करता। यदि ये चार्ज Q1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिमिलरली फॉर Q2। यदि हम बात करें Q1 Q2 को एज ए वन सिस्टम, तो इसमें कोई एक्सटर्नल अलग से फोर्स तो नहीं लगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है वो यदि इसका एक्शन है तो इसका ये रिएक्शन है, मतलब एक्शन का रिएक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि नेट फोर्स सिस्टम में जो है वो 0 है, क्योंकि कोई अलग से फोर्स नहीं लगाया, वो फील्ड फोर्सेज ही है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम क्या है, 0 है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये आया कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting on electrostatic system will always be equal to 0, always इक्वल टू 0। बहुत धीरे धीरे चलना है, कोई दिक्कत कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। अब यहां से यदि मैंने इंट्रैक्शन फोर्स बोला, यहां से एक स्टेटमेंट ये कंक्लूड करूं कि यदि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की बात करूं तो वो F है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। यही किसके बराबर होगा, फोर्स अप्लाइड बाई चार्ज 2 ऑन 1, मतलब मॉड ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यही होगा मॉड ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के बराबर। तो इन सब का मीनिंग एक ही है, मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, ये पूछे कि बताओ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कितना है, तब भी इसका आंसर यही है। यदि बोले फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना है, क्योंकि सेम चार्जेस है, तब उसका मतलब भी यही है। यदि ये पूछे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड क्या है, तो भी यही आंसर है। यदि ये पूछे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड क्या है, तब भी यही आंसर है। लेकिन यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 माइनस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू ईच अदर है, तो एक दूसरे का क्या है वो नेगेटिव है। इसी को थोड़ा सा और जनरलाइज करें तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू 0,
यही क्या है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, और नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि एक यदि इसमें एक्शन है तो दूसरा उसका रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हमें याद रखने हैं, मेमोराइज करने हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें, अभी हमने देखा कि 2 चार्ज सिस्टम है, प्लस Q1 है, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, और ये भी चार्ज Q2 है, सेपरेशन ये R है, और ये फ्री स्पेस में है या फिर वैक्यूम में है, तो देखा जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर आया, और इस केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिखूंगा। रीजन ये है क्योंकि इस बार एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट होता है, और फ्री स्पेस के लिए अभी डिस्कस किया था, फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन R का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये F। यदि हमने बात करी कि यही सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं किया, कॉन्फ़िगरेशन मतलब वही दोनों चार्ज रखे हमने और सेपरेशन को भी चेंज नहीं होने दिया है, प्लस Q1 प्लस Q2 और सेपरेशन R है, और ये किसी मीडियम में रखा हुआ है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R है। तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर होगा, इसको F डैश बोल देते हैं। और अभी हमने डिस्कस किया था ये एप्सिलॉन के बारे में कि एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, जिस मीडियम में ये सिस्टम प्लेस्ड है। और इसके बारे में डिस्कस किया था कि यदि कोई मीडियम है तो जो एप्सिलॉन का वैल्यू है वो आपका 1 से ज्यादा होता है और इन्फिनिटी से कम होता है। तो यहां से इस रिलेशन और इस रिलेशन को कंपेयर करें तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एक 1 से ज्यादा वैल्यू एक्स्ट्रा डिवाइड हो रही है, मतलब F डैश इज लेस देन F होगा। मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज है वो मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। मीडियम चेंज करेंगे, यदि कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर रहे और मीडियम ऑफ द सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम चेंज करेंगे तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस जो होगा या फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्जेस जो होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्जेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस जो होगा वो वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अभी हमने बेसिक चीजें डिस्कस करें कूलम्स लॉ के बारे में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, सबके मीनिंग समझा और क्या क्या वेरिएशन पॉसिबल है उनके बारे में डिस्कस किया। अब ये तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस किया, थोड़ा सा डायरेक्शन भी दिया। कई बार हमें जो फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जैसे लेते हैं, वही एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट्स से प्लस Q1 है, प्लस Q2 है, ये पोजीशन वेक्टर R है, मतलब यहां से यहां तक का सेपरेशन, मैं इसको रेफरेंस मानता हूं R इक्वल टू 0, और ये आपका एक्सिस सिस्टम जैसे होता है ना, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्सिस, तो ये R एक्सिस मान लो। तो R के इधर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसके अपोजिट क्या लेंगे, इधर R को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और यदि इधर R मेजर करेंगे तो क्या लेंगे, यहां पर नेगेटिव, R को इधर करेंगे तो नेगेटिव। अब यहां पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड देख चुके हैं, ज्यादा कहानी बार बार नहीं सुनाऊंगा। F इज इक्वल टू K Q1
फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकेंड का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फोर्स को लिखें इज इक्वल टू, ध्यान देना अभी मैंने बताया था इधर जो फोर्स एक्ट होगा ये फोर्स ऑन 2 होगा ड्यू टू 1, इधर जो होगा ये फोर्स ऑन 1 होगा ड्यू टू 2, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा। ये जो फोर्स आ रहा है वो आर वेक्टर जिस डायरेक्शन में लिया है उसी डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब यदि मैं यहां पर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की बात करूं तो मैग्नीट्यूड तो F के बराबर रहेगा जो यहां पर लिखा है, और डायरेक्शन किसका होगा, R का होगा, और R का डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर ऑफ R। वेक्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में हमने स्टडी किया है। तो मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, और डायरेक्शन R कैप का होगा तो R वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई R क्यूब R वेक्टर। इट इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ force acting on charge 2 due to 1. It is a vector form of electric force acting on charge 2 due to charge 1। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2, तो बिल्कुल अभी मैग्नीट्यूड के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे पहले कि मैग्नीट्यूड तो वही रहता है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मैग्नीट्यूड तो F रहेगा, लेकिन इस बार जो डायरेक्शन जो है इसका वो अपोजिट टू द R वेक्टर है, मतलब नेगेटिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर, और R वेक्टर का डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसका यूनिट वेक्टर। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर और माइनस वेक्टर R डिवाइड बाई R। इसको सिंप्लीफाई करें तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा माइनस K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर R। ये जो आया इट इज R क्यूब। ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये वेक्टर फॉर्म में भी कई बार रिप्रेजेंट होता है, और लिखना कैसे है ये बात भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये कंप्लीट एनालिसिस ऑफ कूलम्स लॉ है, वेक्टर फॉर्म में भी और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। यहां पे इस रिजल्ट को यदि जनरलाइज करें तो लेट अस कंसीडर, इन जनरल बात करें, in general if there are n number of charges present in the system, एक कोई हमने सिस्टम कंसीडर किया, लेट्स से इस पे चार्ज है प्लस Q1, एक चार्ज यहां पर है माइनस Q2 एंड सो ऑन, यहां पर प्लस Qn चार्ज है, और एक चार्ज कोई प्लस Q0 यहां पे रखा हुआ है। हमें फाइंड करना है नेट फोर्स ऑन Q0 कितना एक्ट हो रहा होगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। यदि इसको देखें तो फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कैसे देखना है ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन भी लिख लेते हैं, ये R1 है, ये R2, ये Rn। ये पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा।
तो डायरेक्शन ये होगा फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ऐसे ही ये नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये होगा फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ऐसे ही ये रिपेल करेगा तो ये होगा फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू nth चार्ज। तो नेट फोर्स जो होगा वो वेक्टर सम होगा नेट फोर्स, तो फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू फर्स्ट प्लस फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू सेकेंड एंड सो ऑन फोर्स ऑन Q नॉट due to nth charge particle, it will be the net force acting on Q naught due to this system। और बाकी एंगल वेंगल पता होंगे तो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा से आप नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इट इज अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इन वेक्टर फॉर्म एंड एटसेट्रा। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कूलम्स लॉ के बारे में, उसका पूरा डिटेल एनालाइज किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम के बारे में थोड़ा सा समझा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, अभी वो आता कैसे है, उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस कंडक्टर के लिए क्या होगा, किसी मीडियम में, वो सारा कुछ अभी डिस्कस करेंगे, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। कूलम्स लॉ में फिर हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म तक एनालाइज किया। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा सा उसमें जनरल कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। यदि हम मान लेते हैं हमारे पास वही 2 चार्जेस थे Q1, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देयर आर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r। ये किसी मीडियम में रखा हुआ है, ये किसी मीडियम में रखा हुआ है और उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो एप्सिलॉन r है। तो एप्सिलॉन r के बारे में मेंशन कर देते हैं। इट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन विच सिस्टम इज प्लेस्ड, सिस्टम इज प्लेस्ड। यदि मैं फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की बात करूं तो जो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये फोर्स F एक्सपीरियंस कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ये इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा होगा। चलो कोई भी एक ले लेते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो जो फोर्स F का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 का दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डिवाइड बाई r स्क्वायर, इट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैं चलो वी आर ऑब्जर्विंग, लेट्स से चार्ज 1 को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये चार्ज फर्स्ट है और वी आर ऑब्जर्विंग चार्ज फर्स्ट। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा चार्ज 1 वो इतना मैग्नीट्यूड कर रहा होगा और इस डायरेक्शन में कर रहा होगा। ठीक है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स experienced by charge 1, ठीक, ध्यान से सुनना। अब यदि हम ये बात करें, यही फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा बिटवीन चार्जेस, ठीक, इतना ही Q1 एक्सपीरियंस करेगा और इतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स Q2 एक्सपीरियंस करेगा। यदि हम कुछ अलग ढंग से बोलें कि चार्ज 1 जो है, चार्ज 1 पे चार्ज 2 कितना फोर्स लगा रहा है, ये अलग चीज है। यदि बात करूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो वो होगा जो चार्ज 1 पे फोर्स लग रहा होगा या चार्ज 1 पे जो चार्ज 2 फोर्स लगा रहा होगा वो ये होगा। तो ये जो है
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये जो है ये है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ध्यान से सुनना क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। यदि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात करूंगा, या नेट फोर्स जो चार्ज 1 है वो कितना एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये हो गया। यदि ये पूछा जाए कि जो चार्ज 1 पे चार्ज 2 कितना फोर्स लगा रहा होगा, वो ये है। उसमें मीडियम का कोई रोल नहीं है। मीडियम से भाई क्या मतलब, Q2 की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है और Q2 कितना फोर्स लगा रहा है वो ये हो जाएगा, और ये नेट फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है। अच्छा, नेट फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब यहां से देखा जाए तो जो फोर्स F का वैल्यू है वो लेस देन है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। मतलब जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज 1 वो उससे कम है जितना फोर्स चार्ज 2 चार्ज 1 पे अप्लाई कर रहा है। क्योंकि नेट फोर्स, ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किस पर डिपेंड करता है, मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। लेकिन ये जितने फोर्स से खींच या पुश या पुल कर रहा है उसमें तो मीडियम का क्या लेना देना भाई। मैं किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूं, यदि बोलूं कि मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं और उस पर कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं, वो अलग बात हो गई ना, दो अलग चीजें हो गई ना। यदि किसी ऑब्जेक्ट पे 4 लोग फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट कोई उसका रिजल्टेंट 4 लोगों का जो फोर्स होगा, उन 4 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे होगा। लेकिन ये बोला जाए कि बताओ आप कितना लगा रहे थे उस पे, तो वो एक अलग बात हो गई। यदि ऐसे समझो कि एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पे मैं इधर से लगा रहा हूं फोर्स 10 न्यूटन और एक बंदा उधर से लगा रहा है 4 न्यूटन, और बोला जाए मैं कितना लगा रहा हूं, तो सीधी सी बात है मैं कितना लगा रहा हूं 10 न्यूटन, या बोला जाए वो कितना इस पे ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है तो 6 न्यूटन या 4 न्यूटन जो भी लगा रहा है। लेकिन ये बोला जाए कि नेट फोर्स में कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, दोनों का रिजल्टेंट। यदि मैं 10 लगा रहा हूं उधर से 6 लगा रहा है तो रिजल्टेंट कितना होगा, 4 होगा उस ऑब्जेक्ट पे। लेकिन इंडिविजुअली बात की जाए कि वो कितना उस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है या मैं उस ऑब्जेक्ट पे कितना लगा रहा हूं, तो वो एक अलग क्वेश्चन है। तो यहां पर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है या नेट फोर्स जो 1 एक्सपीरियंस कर रहा है वो कितना है, ये है। लेकिन Q2 इस पे कितना फोर्स लगा रहा है उसका मतलब ये है। और ये वैल्यू क्या है, क्योंकि एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये वैल्यू कम है ये वैल्यू ज्यादा है, तो ये रिलेशन होल्ड करेगा। अच्छा, दूसरी बात, इसका मतलब ये है यदि नेट फोर्स इतना लग रहा है इस पे, इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा है लेकिन नेट इतना ही एक्सपीरियंस कर रहा है, तो कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है जो पीछे की तरफ लग रहा है, उसका और इसका रिजल्टेंट मिला के ये है। क्योंकि ये जो है इट इज अ नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, इट इज अ नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज 1, ये नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स है। लेकिन Q2 इस पे कितना लगा रहा है वो ये है, और नेट फोर्स ये है और नेट फोर्स कम आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एक अलग से फोर्स लग रहा होगा, और उस जो अलग से एक फोर्स लग रहा है और इसका रिजल्टेंट फिर ये होगा, क्योंकि यही नेट फोर्स है। ये ज्यादा है, नेट फोर्स कम आ रहा है, इसका मतलब एक अलग से कोई फोर्स लग रहा है और वो फोर्स है वो इधर लग रहा होगा, और ये जो फोर्स लग रहा होगा ये फोर्स मीडियम अप्लाई कर रहा होगा। इट is the force applied by medium। बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बी स्पेसिफिक, पूछ क्या रहा वही बताना है। तो यहां से हमें पता है अब इस ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स लग रहे थे, एक तो Q2 लगा रहा था, कुछ मीडियम में लगाया और मीडियम किधर लगाया तो एनालाइज किया, बैक डायरेक्शन लगाएगा तो रिजल्टेंट फोर्स ये आना चाहिए, क्योंकि नेट इतना ही वो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यहां पर नेट फोर्स फॉरवर्ड है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 2 का मैग्नीट्यूड माइनस
फोर्स ड्यू टू मीडियम, तो एफ नेट कितना आया है आपके पास? एफ नेट आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस नेट फोर्स अप्लाइड बाई फोर्स अप्लाइड बाई द मीडियम। यहां से फोर्स अप्लाइड बाई मीडियम हम कैलकुलेट कर सकते हैं और वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, मतलब फोर्स अप्लाइड बाई मीडियम। ये वैल्यू किसके बराबर है? ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। तो ये जो है इट इज अ फोर्स अप्लाइड बाई मीडियम, ये भी हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर IIT JEE मेन एंड एडवांस, इसको हमें अच्छे से समझना है, एक बार रिवाइज करना घर जाके, कोई कंफ्यूजन हो तो फिर डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं अब। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, फिर मैथमेटिकल एनालिसिस पे आएंगे। पहला पॉइंट ये है कि जो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो रेडियली आउटवर्ड प्रोड्यूस करता है इन 3D। ये कन्वेंशन है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लस Q आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, भाई रिप्रेजेंट करने का कोई ना कोई तरीका चाहिए, वो रेडियली आउटवर्ड। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। धीरे धीरे करके सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का मतलब है सिर्फ यही पॉइंट चार्ज यूनिवर्स में प्रेजेंट है, बाकी कोई चार्ज नहीं है। ये पॉइंट चार्ज है तो हर डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम किया है, यह हमारा कन्वेंशन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज विल बी रेडियली इनवर्ड। ये हमारा कन्वेंशन है। अब थोड़ा सा आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एज्यूम की है और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम की है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है, ड्यू टू चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती है और नेगेटिव चार्ज में जाकर टर्मिनेट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे ऑब्जर्वेशनल फैक्ट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड emerge from positive charge and terminate at negative charge। पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होके नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है। यहां से एक बात और क्लियर होके आ रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस भी बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। सबका मतलब एक ही है। यहां से एक बात और कंक्लूड होके आ रही है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं फॉर्म करती। तो दूसरा पॉइंट निकल के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू चार्ज की बात कर रहे हैं, ड्यू टू चार्ज विल नेवर फॉर्म
नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। हाँ, इसका एक इन जनरल बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती है वो क्लोज लूप फॉर्म करती है। वो हम जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे या मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर एक पॉइंट लेकिन मेंशन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड always form closed loop। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें ध्यान रखना है। मतलब इन जनरल बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती। यदि स्पेसिफाई किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही है उसके बारे में बात करें तो वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, वो पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती है और नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती है वो क्लोज लूप फॉर्म करती है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन जनरल यदि हम जनरल पॉइंट की बात करें तो इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड में और may not form closed loop। यदि स्पेसिफाई कर दिया तो फिर हम बता देंगे कि क्लोज लूप फॉर्म हो रही है या नहीं फॉर्म हो रही है। लेकिन जनरल स्टेटमेंट की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म करती है कि नहीं करती, तो फॉर्म कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है। अच्छा, एक पॉइंट हमने यहां पर ये डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती हैं और नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट होती हैं। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहां पर तो सिर्फ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका काउंटर पार्ट जो है, इसका नेगेटिव चार्ज है, इसी करस्पॉन्डिंग, वो कहां पे है? इसका मतलब यह है कि इसका जो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है इसका काउंटर पार्ट कहां पे प्रेजेंट है? इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है। मतलब यहां से इमर्ज होके इतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज का जो काउंटर पार्ट वो इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है और ये इमर्ज होके जाके कहां पर टर्मिनेट होगी? इन्फिनिटी में जाके टर्मिनेट होगी। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, इसका मतलब इमर्ज कहां से हो रही होंगी? कोई ना कोई एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज होगा सेम अमाउंट का जो कहां पे रखा होगा? इन्फिनिटी पे रखा होगा। तो इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, इसका पॉजिटिव काउंटर पार्ट भी इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है। आइसोलेटेड का मतलब ये है। अच्छा, अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस है, लेट्स से ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू और ये पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू, तो जैसा बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होके नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती हैं, तो इसका काउंटर पार्ट यहीं पे प्रेजेंट है। इसकी नंबर ऑफ लाइन जाके यहां से पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होके और नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट हो जाएंगी। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। मैंने यहां पर जो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम लिया है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस आर सेम। मतलब जितना इसका काउंटर पार्ट चाहिए उतना काउंटर पार्ट यहां पर प्रेजेंट है। तो यदि नंबर ऑफ लाइन इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो जितनी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होंगे यहां पर, उतनी ही यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट होगी, क्योंकि दोनों का स्ट्रेंथ जो है वो सेम है। मतलब जितनी स्ट्रेंथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा रेडियली आउटवर्ड, उतना ही स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये डेवलप करेगा रेडियली इनवर्ड। मतलब जितनी नंबर ऑफ लाइन
यहां से इमर्ज होंगी उतनी नंबर ऑफ लाइन यहां पर जाके टर्मिनेट होंगी। अच्छा, यदि हम दो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्ज कंसीडर करें, ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। जैसे मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है और यहां पे एक -2q चार्ज है, तो नंबर ऑफ लाइन यहां से निकले और लेट से यहां से नंबर ऑफ लाइन जो इमर्ज हुई है वो समझने के लिए लेट से 6 नंबर ऑफ लाइन इमर्ज हुई, तो यहां पर टर्मिनेट कितनी होंगी जरा उनकी बात करें। 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। मतलब ये है कि इस चार्ज का जो स्ट्रेंथ था इस चार्ज से डबल था, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज है तो इसका ये जाके कहां पर टर्मिनेट होने वाली है, इसके काउंटर पार्ट पे टर्मिनेट होने वाली है। मतलब ये है कि इसका काउंटर पार्ट यहां पर -q की रिक्वायरमेंट है, मतलब चलो इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो -2q है, तो यहां पर जितनी इमर्ज हुई है तो इसका -2q का आधा काउंटर पार्ट ये है, तो आधी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो कहां से आ जाएंगी, इस प्लस क्यू से यहां जाके टर्मिनेट हो जाएंगी। तो जो रिमेनिंग हाफ ऑफ स्ट्रेंथ है वो कहां से आएगी, इन्फिनिटी से आएगी। मतलब यहां से एक बात और कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ is directly proportional to magnitude of charge। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ लाइंस या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये कुछ जनरल पॉइंट्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बात करूं या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, दोनों का मतलब एक ही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सबका मतलब एक ही है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलूं सबका मतलब एक ही है। तो यहां पर कुछ जनरल पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, वो हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, यदि कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर ले लो, लेट्स से समझने के लिए कोई रैंडम सा कंडक्टर ले लिया, और कंडक्टर में यदि कोई भी हमने एक्स्ट्रा चार्ज दिया, एक्स चार्ज, तो उस जो एक्सेस चार्ज इन द कंडक्टर है वो कहां पे लाई करता है, सरफेस पे लाई करता है, क्योंकि यही इसका मिनिमम एनर्जी स्टेट है। इसके बारे में ज्यादा कहानी अभी सुनाना नहीं है। ये क्या है, जितना भी एक्सेस चार्ज होगा वो पूरा पूरा कहां पर लाई करेगा, सरफेस पे लाई करेगा। तो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली outward from the surface of conductor। electric field emerge radially outward from surface of the conductor। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो नॉर्मली इमर्ज होती हैं सरफेस ऑफ द कंडक्टर से और नॉर्मली ही टर्मिनेट होती हैं। इसका रीजन भी अभी डिस्कस करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, इलेक्ट्रिक lines of forces emerge or terminate normally to the surface of conductor। surface of conductors। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है और इसका रीजन भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी स्टेट होता है और इसी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्मली, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जब सरफेस के नॉर्मल होंगी, इसका मतलब जो चार्ज है वो पूरा पूरा चार्ज क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है। दैट्स व्हाई इमर्ज नॉर्मली और टर्मिनेट इन द केस ऑफ नेगेटिव चार्ज नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर।
इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, इसका रीजनिंग ऐसा क्यों होता है। जैसे हम बात करें, इसी पॉइंट को डिटेल से थोड़ा डिस्कस करते हैं। यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली क्यों जाते हैं, जैसे मान लें हमारे पास ये कोई कंडक्टर है रैंडम सा जो हमने कंसीडर किया था। यदि हमने कोई भी इस पे एक्सेस चार्ज दिया, बोला कि वो सरफेस पे जाके लाई करेगा, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री चार्ज होता है, वो मूव करा के इस चार्ज को कहां ले आता है, सरफेस पे ले आता है। यदि इमेजिन करो कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली नहीं होती, ये ऐसे होती यदि इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है इस पॉइंट पे, ये टेंजेंट और ये नॉर्मल, टेंजेंट। अब यदि ये एंगल थीटा बना रहा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस आता, उसका वैल्यू होता E sin थीटा, और एक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E टेंजेंशियल बोल रहा हूं, उसका वैल्यू होता E cos थीटा। ये नॉर्मल वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको रिजॉल्व कर लिया। इसका मतलब ये है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से जो सरफेस पे चार्ज है टेंजेंशियल के अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता। अभी डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि मैंने बताया था कोई चार्ज किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, देन इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यदि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल है यहाँ पे, तो जो अदर चार्ज है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वो टेंजेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और टेंजेंशियल करेगा तो वो उसमें मूवमेंट भी होगा टेंजेंशियल। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री चार्ज है, उसको पाथ है मूव करने के लिए। इसका मतलब इट इज नॉट अ फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब अभी मूव कर रहा है तो सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग चार्ज। इसका मतलब वो मिनिमम एनर्जी स्टेट नहीं है, मतलब अभी ये फाइनल सेटलमेंट नहीं है। मतलब फाइनल सेटलमेंट जब हो जाएगा तब जब पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा और पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे रेस्ट हो जाएगा, एट दैट स्टेट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्जेस। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ड्यू टू चार्ज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, इसको समझते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की गई है, ये प्रोड्यूस है कि किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ करना है, देन वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पोजीशन, और जो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होगा, दैट डायरेक्शन of tangent at that point will give us the direction of electric field at that position. बाकी डायरेक्शन टेंजेंट बाई दोनों बाई टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, वो हम डिसाइड कर लेंगे। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से या नेगेटिव चार्ज की वजह से, वो वहां से डिसाइड कर लेंगे। ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया है प्रैक्टिकली। यदि दो डायरेक्शन ऑफ यदि इंटरसेक्ट करता तो क्या होता, जरा उसको ऑब्जर्व करें। लेट्स से प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली और नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट हुई, और लेट्स से यहां पे इंटरसेक्ट कर गई। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि कहीं पर भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है, देन वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट। तो यदि यहां पर ड्रॉ करनी है तो यहां पर टेंजेंट ये होगी, तो इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यदि इस वाले कर्व में, नीचे वाले कर्व में टेंजेंट ड्रॉ करूं, देन इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
और यदि टेंजेंट इस वाले कर्व में ड्रॉ करूं तो इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये हो गया कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू पॉसिबिलिटी ऑफ टेंजेंट। तो यदि इंटरसेक्ट करेंगी इसका मतलब देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पोजीशन विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया हुआ है कि किसी भी एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही हो सकती है ड्यू टू चार्ज, दो नहीं हो सकती। लेकिन यदि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो देयर आर टू पॉसिबल टेंजेंट एट द वन पॉइंट। इट मींस देयर इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये नेक्स्ट पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि यदि कोई कंडक्टर न्यूट्रल कंडक्टर ही मान लो, यदि कोई कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सारे जनरल पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे के सारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। यदि कोई कंडक्टर है, नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी की वजह से प्रोड्यूस हुआ होगा, चार्ज वार्ज की वजह से, जो भी होगा है हमारे पास, कहां से आई उसकी अभी जानने की जरूरत नहीं है। और ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर। अब इस कंडक्टर को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तो सिचुएशन क्या होगी जरा देखते हैं। तो ये कंडक्टर को मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैंने ये डिस्कस किया था अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कंडक्टर में नॉर्मली ही इंटर करती हैं और नॉर्मली ही इमर्ज करती हैं सरफेस से एट द फाइनल स्टेट। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया कंडक्टर्स को, तो जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहां पे टर्मिनेट करेंगी और यहां से जब इमर्ज करेंगी, पूरा डिटेल में समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। वो नॉर्मली टर्मिनेट करेंगी और नॉर्मली इमर्ज करेंगी और इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होता है। ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं ऐसा क्यों हो रहा है। भाई सीधी सी बात है, यदि कोई कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में हमें पता है, कंडक्टर में जो है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री चार्ज होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजिली इनसाइड कंडक्टर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, दे आर फ्री टू मूव। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। डिटेल में और जब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी और आपका सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, वहां भी डिटेल में जाएंगे। अभी समझ लो, यदि कंडक्टर है तभी तो आपका इलेक्ट्रिक करंट वगैरह फ्लो करता है कंडक्टिंग वायर में। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री चार्ज है, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। यदि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने बताया था यदि कोई चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है और पॉजिटिव चार्ज है तो उसको रिपेल करता है, मतलब उसको इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराता है, और यदि नेगेटिव चार्ज है तो उसको अट्रैक्ट करता है। अब जैसे ही मैंने इस कंडक्टर को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है, उनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर आके इंड्यूस्ड हो गए हैं या शिफ्ट हो गए हैं। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हो गया है। तो ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या रहता है, जीरो रहता है। और जीरो होने का मतलब यह है, पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। ये जो चार्जेस शिफ्ट हुए हैं फ्री चार्जेस, इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस्ड चार्ज, क्योंकि
जो फ्री इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया, तो इधर जो सरफेस पे चार्जेस आ गए हैं, ये दीज आर द इंड्यूस्ड चार्जेस। दूसरी बात, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो क्यों हो रही है उसको समझते हैं। इस फिगर में कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है, थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं। यदि ये कंडक्टर था और ये इमेजिन करें कि यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही के वैसे ही रहती। समझने के लिए, इट इज अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू इंडक्शन इस साइड बताया कि नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ये जो इंड्यूस चार्जेस है। तो इस इंड्यूस चार्ज की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां ट्रेवल करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इधर जो एक अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर डेवलप हो जाएगी, रेड वाली लाइन से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इट इज अ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इंड्यूस्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। दैट्स वाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है, कंडक्टर होता है। इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इन जनरल पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड्स के बारे में। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट है मैथमेटिकल। चलो इसको आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई कंडक्टर है, जैसा हमने डिस्कस किया था, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर ही लेते हैं इसको। ये कोई कंडक्टर है, एक यहां पर पॉइंट कंसीडर किया, पॉइंट ए, इस पे कोई चार्ज था और वो सरफेस पे पूरा लाई करेगा। इट इज अ कंडक्टर। और जैसा बताया कि कोई भी चार्ज इस पे देंगे, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज दिया और वो पूरा कहां पर लाई करता है, सरफेस पे लाई करता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर होती है। यदि यहां पर बात करें तो ये छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया और यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये किसी न किसी सर्कल का पार्ट रहा होगा। आपने 11th में रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल और उस सर्कल का रेडियस लेट्स से आपका ये है r1। और एक यहां पर एक एलिमेंट b कंसीडर किया और यहां पर जो सर्कल रहा होगा ये इस वाले सर्कल का पार्ट रहा होगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट्स से rb और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट्स से ra। यहां पर ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। मतलब कहने का ये है, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा वहां पर सरफेस ऑफ चार्ज डेंसिटी कम होगा और जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, कम होगा, वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा। मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा यहां पे, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी। सिमिलरली यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ज्यादा तो ये कम, मतलब यहां पर चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होगा, कम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी हमें बिल्कुल मेमोराइज करना है, याद रखना है। अब आते हैं जो हम डिस्कस करने वाले थे, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ध्यान से सुनना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पे लेट्स से पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू ही मान लेते हैं, और प्लस क्यू से अभी हमने देखा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है हर डायरेक्शन में। 3D की बात कर रहे हैं।
तो these are the electric field lines due to isolated positive point charge। ठीक, इसको हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये फाइंड करना है। ये पॉइंट P है और लेट्स से पॉइंट P का डिस्टेंस जो है ये यहां से पॉइंट चार्ज से R है। ठीक, अब हम बात करें मैग्नीट्यूड की, बात कर रहा हूं अभी। यहां पे यदि कोई चार्ज मैं Q नॉट एज्यूम कर लेता हूं यहां पे, तो ये वाला जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा और ये इधर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा Q नॉट, और वो कर रहा होगा K Q नॉट डिवाइड बाई R स्क्वायर और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि दोनों को हमने क्या कंसीडर किया है, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है। बिल्कुल धीरे धीरे चलना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आराम से ध्यान सुनो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना। यहां से ये फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q नॉट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ में कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी उसी की वजह से ये दूसरा चार्ज जो है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, देन इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उस फोर्स का वैल्यू ये होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q नॉट डिवाइड बाई Q नॉट और लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू 0, Q नॉट टेंडिंग टू 0। इसका मतलब क्या है पहले समझते हैं। इससे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा पहले उसकी बात करते हैं, वो आ जाएगा KQ बाई R स्क्वायर और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। वैसे भी हमें कन्वेंशन पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड, तो ये जो आया इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड of electric field due to point charge Q at distance small r। और डायरेक्शन हम कैसे देख लेंगे, फिगर से देख लेंगे। अच्छा, अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर आपने ये लिमिट Q टेंडिंग टू 0 क्यों किया है? इट इज अ फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू 0 का मतलब ये है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे चाहिए और वो प्लस कैपिटल Q की वजह से चाहिए। मतलब यहां पर P पॉइंट पे कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ना रहे या दूसरे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे हो उसका इफेक्ट रहे भी तो मिनिमम रहे। इसलिए यदि ये Q नॉट का वैल्यू काफी ज्यादा होता तो ये इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होती और इसकी वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती, तो जो Q नॉट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर देता। इसलिए Q नॉट की वजह से खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड Q नॉट की वहां पर मिनिमम रहे, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग Q नॉट टेंडिंग टू 0। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे आएगी वो किसकी वजह से होगी? सिर्फ और सिर्फ Q की वजह से होगी, क्योंकि Q नॉट का चार्ज का जो स्ट्रेंथ है वो वेरी वेरी स्मॉल कंसीडर किया है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहेगी। बाकी लिमिट लिखें ना लिखें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसी को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मैंने वैसे ही बोला था कि रेडियल वेक्टर ये कंसीडर किया है, तो इस डायरेक्शन को यदि मैं पॉजिटिव मानता हूं, मतलब R के अलोंग पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट P, तो मैग्नीट्यूड तो EP के बराबर होना चाहिए जो हम निकाल चुके हैं, और डायरेक्शन किसका होना चाहिए जैसा फोर्स में किया था? R कैप का, क्योंकि उसी के अलोंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर
और ये हो जाएगा आर वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू के क्यूब बाई आर क्यूब आर वेक्टर। इट इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। वेक्टर फॉर्म है या मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, अभी हमने कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स देखा और कैलकुलेशन ऑफ आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लिया और जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरल पॉइंट भी डिस्कस किए हमने। जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है, ये एक तरीके से हम लोगों ने ऐसा आपस में एक डिसीजन लिया है कि हम ऐसे ही करेंगे। तो जब भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए या इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेशन के लिए। और डायरेक्शन जो है वो हम कहां से देखेंगे, फिगर से देखेंगे या सिचुएशन से देखेंगे या क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। मतलब यह है जब भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वी हैव टू पुट ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और डायरेक्शन को कहां से देखेंगे, फिगर से देखेंगे। एंड उसके बाद देन वी हैव टू अप्लाई वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट फोर्स या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमें एक नोट याद रखना है, व्हेनेवर वी अप्लाई फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर formula of calculation of electric field, we have to substitute only magnitude of charges and direction will be decided using figure and then apply vector laws of algebra for calculation of net force and net electric field। ये हमारा रूल है और ये हमने डिसाइड कर लिया, हम ऐसे ही करेंगे। अच्छा, इसमें इस रिजल्ट को जनरलाइज भी कर देते हैं। लेट्स से in general if there are n number of charges present in the system, let's say ये plus q1 है, let's say ये minus q2 है and so on, there are ये qn है और ये कोई जनरल पॉइंट P है and we want to find net electric field at point P। ये R1, ये R2, ये R3। तो मुझे पता है किसकी वजह से कहां डायरेक्शन होता है, तो इसकी वजह से Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर K Q1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज है रेडियली इनवर्ड K Q2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर, इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड कितना हो जाएगा K Qn डिवाइड बाई Rn स्क्वायर। ये आपका कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू nth, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट पे, इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर अप टू En वेक्टर, it will be the net electric field at any general position। तो अभी हमने इस लेक्चर में बहुत कुछ डिस्कस नहीं किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्कस किया है, उसके बाद कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी डिस्कस की है और उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसको यहां से डिफाइन किया है अच्छे से। अब इसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।